Dear students, welcome to our channel Study 86. Today we will discuss the third part of the chapter 1. फिजिक्स का चैप्टर 1 है. चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड. चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड. इस चैप्टर का तीसरा पार्ट आज हम करने जा रहे हैं. इसकी पहली दो वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो वो पहली दो वीडियो को देख लें. उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. देखिए तीसरे पार्ट में क्या है. फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. द फोर्सेस विच वी सी इन आवर डे टू डे लाइफ लाइक मस्कुलर फ्रिक्शन फोर्सेस ड्यू टू कंपैरिजन एंड elongation of springs and strings, fluids and gas pressure, electric, magnetic or interatomic, intermolecular forces are derived forces. As their originations are due to a few fundamental forces in nature. हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे फोर्सेस देखते हैं जैसे मस्कुलर फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है और फोर्सेस ड्यू टू कंपैरिजन है और इलोगेशन ऑफ स्प्रिंग्स एंड स्ट्रिंग. स्प्रिंग वाला फोर्स होता है जो स्ट्रेस और स्ट्रेन आती है इसमें, और स्ट्रिंग्स धागे को इलोगनेट करने वाला फोर्स. फ्लूइड और गैसेस के ऊपर लगने वाला प्रेशर, और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स, इंटर एटॉमिक और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये ड्राइव्ड फोर्सेस हैं. दीज आर ड्राइव्ड फोर्सेस. एज देयर ओरिजिन से, इनका जो ओरिजिन है वो फंडामेंटल फोर्सेस से ही आता है. इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये फंडामेंटल फोर्सेस के अकॉर्डिंग ही आते हैं. फंडामेंटल फोर्सेस क्या है? मूल फोर्सेस जिनसे मिलकर के दूसरे फोर्स बने हुए या कहीं पर ये इनका प्रयोग किया जाता है, मूल तौर पर इनका प्रयोग किया जाता है. जैसे फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स. इट इज़ द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स. ये ऐसा फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है. बाय विर्चू ऑफ देयर मासेज, उनके मास के अकॉर्डिंग लगता है. इट इज़ ए यूनिवर्सल फोर्स. ये यूनिवर्सल फोर्स होता है. एज एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस दिस फोर्स ड्यू टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स. यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे के ऊपर इसी फोर्स को लगाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को ही अप्लाई करते हैं. जैसे ग्रह जो हैं उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है सूर्य, तो सूर्य इन सब के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से प्लेनेट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं. इसी तरह से जैसे उपग्रह होते हैं, उपग्रह भी इनके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो ग्रह के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं. जैसे ये देखिए एप्पल हमेशा नीचे गिरेगा, पृथ्वी इसको अट्रैक्ट करेगी. किसके कारण? ग्रेविटी के कारण. और ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही है. ये हमेशा मूवमेंट किसकी तरफ करेगा? सेंटर ऑफ अर्थ. द ग्रेविटेशनल फोर्स काजेज द एप्पल टू फॉल एज वेल एज प्लैनेट्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन. जिस तरह से एप्पल नीचे आया ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, उसी तरह से प्लैनेट्स भी रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. द सेकंड फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इट इज़ द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल. ये हमेशा चार्ज पार्टिकल के बीच में लगेगा. चार्जेज एट रेस्ट हैव इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेज. चार्जेज एट रेस्ट हैव इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेज. अट्रैक्शन और रिपल्सन इसमें होगा. अनलाइक चार्जेज में अट्रैक्शन होगा, जबकि रिपल्सन होगा लाइक चार्जेज में. लाइक चार्जेज में रिपल्सन होगा. जैसे मान लीजिए नॉर्थ सिरा है और नॉर्थ सिरा, ये लाइक चार्जेज हो गए, इसलिए इनमें क्या होगा? रिपल्सन होगा. ये एक दूसरे को दूर फेंकेंगे. इसी तरह से साउथ और नॉर्थ, ये पोल है मान लीजिए, ये सिरे हैं, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये अनलाइक चार्जेज हैं. चार्ज इन मोशन, ये मैग्नेट के केस में मैंने आपको बताया. इलेक्ट्रिक के केस में क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे.
पॉजिटिव और नेगेटिव, जिस तरह से साउथ नॉर्थ है उसी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जबकि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे। चार्जेज इन मोशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फोर्स। चार्जेस के अंदर मोशन है वो मैग्नेटिक फोर्स पैदा करेगी, यानी अगर चार्जेस मोशन में हैं तब हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स इसमें अप्लाई प्रोड्यूस हुआ है। टुगेदर दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इनको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये देखिए इन्होंने पॉजिटिव के केस में बताया, ये एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव ये भी रिपल्सन करेंगे। जब कोई मूवमेंट चार्ज है तब वो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करता है। ये इस चित्र में आप भली भांति देख सकते हैं। देखिए ये मैग्नेटिक लाइंस इसने बनाई हैं। अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर वाइल लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। ए करंट कैरिंग कंडक्टर वायर जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जो किसको जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को। बी मैग्नेटिक फील्ड होता है, आई इलेक्ट्रिसिटी है, करंट के लिए आई सिंबल यूज़ किया जाता है। अराउंड इट गिविंग राइज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये मैग्नेटिज्म को शो करता है। ये जो लाइंस हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं अथवा चुंबकीय क्षेत्र को शो करती हैं ये लाइंस, कि इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार होगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में लगने वाला फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये। इन्हें न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में लगता है। इट इज़ ए चार्ज इंडिपेंडेंट, एंड ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। एंड एक्ट्स इक्वली बिटवीन ए प्रोटॉन एंड ए प्रोटॉन। प्रोटॉन के बीच में लगता है, इक्वल लगता है। न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, एंड प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स है। रिसेंट डिस्कवरी शोज दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर बिल्ट ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्वार्क। अब ये भी जो डिस्कवरी हुई है उनके अकॉर्डिंग बताया गया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन किससे बने हुए, एलिमेंट्री पार्टिकल क्वार्क से बने हुए हैं। ये देखिए बोहर मॉडल ऑफ लिथियम एटम, लिथियम एटम का बोहर मॉडल दिया हुआ है। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 1 2 और 3 दिखाए गए हैं। अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। न्यूक्लियस इज टाइटली बाउंड एंटिटी विद ए स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा न्यूक्लियस के अंदर ये कण बंधे हुए हैं। ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो बॉन्ड है वो वीक नहीं है, जिसकी वजह से ये टाइटली बाउंड है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर कौन सा फोर्स लगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इसमें लगा। किसके बीच में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में। वीक न्यूक्लियर फोर्स, दिस फोर्स अपीयर ओनली इन ए सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस। ये कुछ प्रोसेस में दिखाई देता है, न्यूक्लियर प्रोसेस में दिखाई देता है ये फोर्स, जैसे बीटा डीके है। जैसे ये एग्जांपल देख सकते हैं, बीटा डीके, हाइड्रोजन का बीटा डीके हुआ। देखिए इन बीटा डीके द न्यूक्लियस एमिट एन इलेक्ट्रॉन। बीटा डीके में क्या हुआ, न्यूक्लियस से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा एंड इन अनचार्ज पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो, साथ में एक न्यूट्रिनो भी निकलेगा, अनचार्ज पार्टिकल होगा। दिस पार्टिकल वाज फर्स्ट प्रेडिक्टेड बाय वुल्फगैंग पॉली। इस पार्टिकल को सबसे पहले किसने देखा था, वुल्फगैंग पॉली ने देखा था। कब देखा था, 1931 में देखा था। अब इसमें देखिए ये एक बीटा पार्टिकल निकल गया है और साथ में एक न्यूट्रिनो निकला है, और देखिए इसमें तो हमें क्या प्राप्त हुआ, तो ये एटम हमें प्राप्त होता है हीलियम का। बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का बीटा डीके हुआ। तो बीटा डीके आप देख सकते हैं, बीटा डीके में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है
एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है और एक अनचार्ज पार्टिकल न्यूट्रिनो निकलता है। बिलो शोज डिफरेंस बिटवीन दी अबो फोर्सेस। ऊपर जो फोर्स हमने स्टडी की उनके बीच में क्या डिफरेंस है, तो देखिए क्या डिफरेंस हो सकता है इनके बीच में। नेम, ये नेम ऑफ द फोर्स है। रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये रेंज है। और ऑपरेट्स अमंग, कहाँ कहाँ इसको ऑपरेट किया जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी स्ट्रेंथ होती है 10⁻⁻39। रेंज होती है इनफाइनाइट, कहीं भी लग सकता है, कितनी दूरी पर भी ये लगता है। ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, सभी ऑब्जेक्ट्स में लगता है, जितने संसार में ऑब्जेक्ट्स हैं सब के ऊपर ये अप्लाई होता है। छोटे ऑब्जेक्ट हैं उन पे कम होता है, नामात्र होता है। बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर ज़्यादातर ये लगता है। जैसे चंद्रमा बहुत बड़ा है, पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो उनमें ये लगता है। लगता तो छोटे ऑब्जेक्ट्स में भी है, लेकिन वहाँ पर इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर ही होती है, बहुत ही कम होती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स रिलेटिव स्ट्रेंथ 10⁻⁻13। और वेरी शॉर्ट फोर्स होता है। सब न्यूक्लियर साइज इसका जो होता है वो 10⁻16 मीटर होता है। और सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स में ये लगता है, जैसे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसकी रेंज है ये बताई 10⁻⁻²। ये स्ट्रेंथ है इसकी, और रेंज है इनफाइनाइट, कहीं भी लग सकता है। चार्ज पार्टिकल और न्यूक्लियॉन्स में ये लगता है। न्यूक्लियॉन्स यानी न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या है उनका जोड़ न्यूक्लियॉन्स होता है दोनों की। एवियर पार्टिकल में भी ये लगता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, अभी इसकी वैल्यू दी है 1, रेंज दी है शॉर्ट, काफ़ी शॉर्ट बताई। न्यूक्लियर साइज होता है इसका -15, 10⁻⁻15। ये काफ़ी शॉर्ट रेंज में लगता है, इसकी शॉर्ट रेंज होती है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स में ये लगता है, तो कहाँ लगता है ये एलिमेंट्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके ऊपर लगता है। यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, there have been physicists who have tried to combine a few of the above fundamental forces. These are listed below. कुछ साइंटिस्ट दिए हैं और उनके अचीवमेंट दिए हुए हैं। जैसे आइजक न्यूटन है, 1687 में खोज करी इसने, अचीवमेंट पाया। ये क्या, यूनिफाइड सेलेस्टियल एंड टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स। टेरेस्ट्रियल बॉडी होती हैं जो खगोलीय पिंड होते हैं, उनके बारे में इसने बताया 1687 में। हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड 1820 से 1830 में यूनिफाइड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फिनोमेना टू गिव राइज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसने हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड और माइकल फैराडे ने किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना के ऊपर कुछ फिनोमेना दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना दिया दोनों ने। क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने 1820, माइकल फैराडे ने, इन्होंने 1820 और 30 में ये फिनोमेना दिया था। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल 1873 में यूनिफाइड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स टू शो द लाइट इज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया। किसका प्रयोग, यूनिफाइड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स का प्रयोग करके। सेल्डन ग्लासो 1979 में गेव द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रो वीक विच इज इन कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये फिनोमेना दिया था इलेक्ट्रो वीक फोर्स का। तो ये थे 3 वैज्ञानिक जिन्होंने ये फिनोमेना दिया था। आगे 2 वैज्ञानिकों के नाम हैं, कार्ल रूबिया और सिमन वंडरमेयर। 1984 में ये दिए थ्योरी दी थी इन्होंने, वेरीफाइड द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रो वीक फोर्स की थ्योरी दी थी। कंजर्व्ड क्वांटिटीज, फिजिक्स गिव्स लॉ टू समराइज द इन्वेस्टिगेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ द फिनोमेना अकरिंग इन द यूनिवर्स। फिजिक्स कौन से ला देती है,
लॉ समराइज टू इन्वेस्टिगेशन की, ऑब्जर्वेशन की फिनोमेना देती है। जो यूनिवर्स में यानी संसार में होने वाले जो कुछ फिनोमेना हैं उनका इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन और ऑब्जर्वेशन इसके अंदर आते हैं, इसके लॉ के अंदर आते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज दैट रिमेन कांस्टेंट विद टाइम आर कॉल्ड कंजर्व्ड क्वांटिटी। कंजर्व्ड क्वांटिटी उन्हें कहा जाता है जो टाइम के साथ कांस्टेंट रहे, ऐसी क्वांटिटी जो टाइम के साथ कांस्टेंट रहे। एग्जांपल फॉर ए बॉडी अंडर एक्सटर्नल फोर्स द काइनेटिक एंड पोटेंशियल चेंज ओवर टाइम बट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे एनर्जी का केस हम लेते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है वो पूरे टाइम के दौरान, पूरे समय के दौरान हमेशा कांस्टेंट रहती है। दोनों का जोड़ कांस्टेंट ही आएगा, यानी मैकेनिकल एनर्जी आएगी, दोनों का जोड़। इन्होंने कहा कि टाइम के अकॉर्डिंग कंजर्व, ये टाइम के अकॉर्डिंग कंजर्व रही। कंजर्व मतलब ये कांस्टेंट रही कौन, मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन वैसे काइनेटिक, कभी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, कभी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन दोनों का जोड़ जो है वो हमेशा कंजर्व रहता है। इसलिए ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कंजर्व क्वांटिटी है। कंजर्व क्वांटिटी कैन बी स्केलर, ये स्केलर होती है जैसे एनर्जी, और वेक्टर, टोटल लीनियर मोमेंटम, और वेक्टर भी होती है, स्केलर भी होती है, वेक्टर भी होती हैं। जैसे वेक्टर के तौर पर लीनियर मोमेंटम और टोटल एंगुलर मोमेंटम हम ले सकते हैं। ये देखिए इसमें, ए बॉल इज एयर फॉलिंग टू ग्राउंड हैज़ सम पोटेंशियल एनर्जी एंड जीरो काइनेटिक एनर्जी। एक बॉल को ऊपर से गिराया जाता है तो बॉल क्या है, नीचे गिरेगी, ऊपर है तो काइनेटिक एनर्जी इसमें ज़्यादा, लेकिन नीचे गिरने पर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर ज़्यादा हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। एज सुन एज इट टचेज द ग्राउंड द पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो ये कन्वर्ट होती चली जाएगी। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन सेम, और टोटल एनर्जी जो होगी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक की वो कंजर्व्ड रहेगी। कंजर्वेशन लॉ, ए कंजर्वेशन लॉ इज ए हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट विच कैन नॉट बी प्रूव्ड। कंजर्वेशन लॉ है वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड होता है, एक हाइपोथेसिस है ये, और इसको प्रूव नहीं किया जा सकता। दीज कैन बी वेरीफाइड, इनको वेरीफाई किया जा सकता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इसका जो एग्जाम्पल है इस हाइपोथेसिस का वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको हम प्रूव नहीं कर सकते लेकिन एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन से दिखा सकते हैं। इज द जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट ओवर टाइम एंड कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है लेकिन उसकी हमेशा ही फॉर्म बदलती है। यदि हम उसको बदलने का प्रयास करते हैं तो किसी भी अवस्था में वो अपनी स्थिति अपनी जो पोजीशन है वो बदल लेती है, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। The law of conservation of energy applies to a whole universe. It is believed that the total energy of the universe remains unchanged. Total energy है यूनिवर्स की वो हमेशा अनचेंज रहती है। The under identical conditions the nature produces symmetric results at different time. different टाइम पर जो आइडेंटिकल कंडीशंस है नेचर की वो प्रोड्यूस करती है, सिमेट्रिक रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती हैं। जैसे ये लेते हैं हम, पत्थर लेते हैं एक, और इस पत्थर को जैसे गिराया जाता है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग में, ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज़्यादा थी, लेकिन जब इसको गिराया गया पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किस में, काइनेटिक एनर्जी में। और जब ये टकराया नीचे जा कर के तब कुछ एनर्जी इसकी कन्वर्ट हो गई साउंड एनर्जी में। आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड द एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। तो इन तीन एनर्जी का सम हो गई। कौन सी एनर्जी थी स्टार्टिंग में, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी टकराने के बाद कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक में, हीट में और साउंड में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस इज ए प्रिंसिपल यूज इन एनालिसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन।
केमिकल रिएक्शंस की एनालिसिस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली ए रीअरेंज्ड of atoms among different molecules. If a total binding energy of a reacting molecules is less than the total binding energy of the product molecules, the difference appears as heat and the reaction is exothermic. यदि टोटल बाइंडिंग एनर्जी में फ़र्क आ जाए स्टार्टिंग में और एंडिंग में, तब क्या होगा, तो हमें कुछ एनर्जी अपीयर होगी हीट के तौर पर, तो उसको एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहा जाएगा, जिसमें हीट इवॉल्व होगी। और इसके अपोजिट जो रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक होती है। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं वो अब्जॉर्व करती है एनर्जी को, रिएक्शन के दौरान एनर्जी उनको देनी पड़ती है, जबकि एक्जोथर्मिक में हीट निकलती है। जैसे हम चूने को पानी में डालें तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि उसमें हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है। सिंस द एटम्स आर मियरली रीअरेंज्ड बट नॉट डिस्ट्रॉयड, एटम्स रीअरेंज हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते। यानी एक कंपाउंड से निकल जाते हैं, दूसरे कंपाउंड के साथ जुड़ जाते हैं रिएक्शन के दौरान। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे Mg का लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है। O2 2Mg प्लस O2 2MgO। अब देखिए एट मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गई, यानी ये जो मॉलिक्यूल था ऑक्सीजन का ये इसके साथ कंबाइंड हो गया, ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ये क्या है, डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ, रीअरेंज हो गया इसके साथ। द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज द सेम, रिएक्टेंट का जो मास था और प्रोडक्ट का मास दोनों सेम रहते हैं। एंड द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज सेम, बोथ आर सेम। सम एरर आ सकता है रिएक्शन के दौरान स्मॉल अमाउंट में, लेकिन इन दोनों का मास समान रहता है। मास इज रिलेटेड टू एनर्जी थ्रू आइंस्टीन थ्योरी। मास किससे रिलेटेड है, आइंस्टीन थ्योरी से रिलेटेड है। आइंस्टीन की क्या थ्योरी थी, इक्वल टू mc², वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। c यहाँ पर स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट है, m मास है, e एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सिमेट्री ऑफ लॉज ऑफ नेचर विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन इन स्पेस इज टर्म्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज ए सेम ऑन अर्थ एंड मून इवन इफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द मून इज 1/6 देन दैट एट अर्थ। जो ग्रेविटी होती है वो मून पर 1/6 होती है पृथ्वी की ग्रेविटी की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस, आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस, नो इंट्रिंसिकली प्रेफर्ड डायरेक्शन इन स्पेस, कोई डायरेक्शन नहीं है स्पेस में। अंडरलाइन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को आइसोट्रोपी दिखाती है, इसको आइसोट्रोपी के माध्यम से ले सकते हैं हम।